मित्रों नमस्कार। बहुत से लोगों ने लगातार कमेंट्स किए हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव में आगे क्या होगा उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो अभी एक मैं सामान्य एक वीडियो बना रहा हूं जो अभी की स्थिति ग्रहों की दर्शाती है और नवंबर की स्थिति दर्शाती है। फिर जो चुनाव की एग्जैक्ट तारीखें आएंगी फिर हम उस पर वापस फिर बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात करते हैं ये भी एक सत्य के निकट होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सबसे पहले एक निगाह डालते हैं महाराष्ट्र की कुंडली पर। महाराष्ट्र का 1 मई 60 को यहाँ का दिवस मनाया जाता है। इसमें धनु लग्न है। धनु लग्न में गुरु शनि विराजमान है, मंगल केतु हैं तीसरे स्थान पर, बुध हैं चतुर्थ स्थान पर, सूर्य शुक्र ने पंचम भाव में, सप्तम भाव में चंद्रमा, भाग्य स्थान पर राहु। तो ये जो इनके ग्रह योग बताते हैं और अभी इनको महादशाएं जो चल रही हैं वो मार्च 2024 से केतु की महादशा 2031 तक। तो सबसे पहले तो केतु की जब महादशा चल जाए तब निश्चित रूप से कुटुंब में खलबली मचती है, स्थिति बुरी होती है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से केतु की महादशा सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत प्रदान करती है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर सत्ता का परिवर्तन होगा। अब दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं जो इनके ग्रह योग बताते हैं। और यहाँ 5 पार्टियों का बहुत अच्छा अपना एक अलग अलग अपना अच्छा वर्चस्व है। कांग्रेस का एक अपना वर्चस्व है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक अपना है, महाराष्ट्र आघाड़ी है, शरद पवार गुट है, अजीत पवार गुट है, शिंदे गुट है, ये इस तरीके के 5-6 वहाँ पर गुट हैं। अब दूसरी स्थिति और बीजेपी वहाँ पर। अब मूल जो स्थिति वहाँ तो है बीजेपी और कांग्रेस की कि इन दो में बहुत अच्छी फाइट होगी। अब चूँकि सहयोग लिया है तो सबकी सुनना पड़ेगी और सब तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगी। तो यहाँ जो मूल स्थिति बनती है कांग्रेस की, इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत मजबूत दिखाई देती है। कारण है कि इनके जो ग्रह योग चल रहे हैं उस ग्रह योग में बुध की महादशा में बीजेपी ने विशेष रूप से यहाँ के जो लोकल नेता हैं उन्होंने बल्कि कहने में नहीं हिचकिचाहट, फडणवीस जी ने जो स्थिति वहाँ पर की है, खुद में दम नहीं है लेकिन स्थिति को वहाँ पर बिगाड़ दिया और बहुत अच्छे से इस केस को हैंडल नहीं किया। अन्यथा बीजेपी वापस अच्छी स्थिति में 7 साल तक आती। अब फिर बीजेपी को यहाँ पर 2-4 साल फिर संघर्ष 7 साल का करना पड़ेगा, तब स्थिति कुछ और होगी। और केतु में यहाँ जो स्थिति बनती है वो बनती है सबसे गरीब पार्टी। तो सबसे गरीब पार्टी वहाँ पर कांग्रेस ही रही है, जो जिसने भी बोला दबाया और कांग्रेस धीमे धीमे लोगों के साथ रही। चाहे शिवसेना हो चाहे शरद पवार की पार्टी हो, दोनों ने कांग्रेस को रोक कर रखा। लेकिन अब 2 नवंबर का जो समय आएगा, नवंबर के समय में लग्न में शुक्र लगभग होंगे, शनि होंगे तीसरे स्थान पर जो एक पराक्रम को बढ़ाएंगे, और गुरु होंगे 6ठे स्थान पर, राहु 4थे स्थान पर होंगे। तो ये होंगे जब नवंबर में चुनाव होगा, तब स्थिति में विशेष जो अंतर आएगा वो अंतर आएगा कांग्रेस के पक्ष में। वहाँ पर शरद पवार की भी बहुत वैल्यू नहीं बचेगी, वहाँ पर शिवसेना की भी, शिवसेना मीन्स उद्धव ठाकरे जिनका ग्रुप है उसकी वहाँ पर बहुत अच्छी वैल्यू नहीं बचेगी। तो इन तीनों की यदि हम बात करें, तीनों मिलकर लड़ते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस बाजी मारेगी और मुझे लगता है कि सरकार के करीब करीब ये कांग्रेस वहाँ पर पहुँच जाएगी। अब स्थिति बनती है अगली है बीजेपी की स्थिति। तो बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ महाराष्ट्र को संभाला है तो उस तरह से संभालने में बहुत गलतियां कर दी। पार्टियों को तोड़ना, सीधा तोड़ के बैठना एक अलग बात होती है, विरोध करने एक अलग बात होती है। और ये निश्चित रूप से तीनों पार्टी कांग्रेस, शरद पवार, उद्धव ठाकरे मिलकर गलती तो बहुत कर रहे थे। लगातार चलते रहने देते तो इनका पूरा ही सुपड़ा साफ होता, फिर बीजेपी का भाग्योदय बहुत अच्छे रूप से हो जाता। और पूरे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी होती। लेकिन अब स्थिति उल्टी है क्योंकि बीजेपी ने भी सबको तोड़कर अपने साथ कर लिया। वहाँ जैसे शरद पवार हैं तो इधर शरद पवार के भतीजे आ गए, वहाँ शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हैं तो शिवसेना तोड़कर शिंदे जी यहाँ पर आ गए, वहाँ कांग्रेस है तो यहाँ बीजेपी है। अब यहाँ बीजेपी बेचारी पार्टी होने वाली है क्योंकि आपको सबको सम्मान देना पड़ेगा और सबके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और केतु की महादशा और बीजेपी की विशेष कुंडली के अनुसार अभी चंद्र चल रहा है, तो चंद्र और केतु में और शत्रुता की स्थिति बनती है। तो वहाँ बीजेपी के जो योग हैं वो मुझे बहुत बेहतर दिखाई नहीं देते हैं। अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।
एक तो जितने भी नेता अभी इस समय में थे सबको बाहर करना पड़ेगा, नए सिरे से नए लोगों को खड़ा करना पड़ेगा, और जितने भी विरोध करते हैं इनका बहुत तेज़ी के साथ विरोध भी करना होगा। जिसको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया बड़े क्लियर रूप से बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई दोष था इसलिए टिकट नहीं दिया, दूसरे व्यक्ति को आप सहयोग करें। तब ऐसे कठिन शब्द बोलने में ही केतु कंट्रोल होता है, क्योंकि केतु का धड़ है, सिर नहीं है, तो जिधर मूव कर जाए उधर केतु चला जाता है। तो थोड़ा सा उग्र रहकर यदि काम करेंगे तो इसमें लाभ मिलेगा। और कांग्रेस को बिना कुछ कहे ही लाभ मिल रहा है। वहाँ श्रेय लेने जरूर बहुत सारे पहुँच जाएंगे, भाई बहन पहुँच जाएंगे, हमारे कारण जीती है, उनके कारण किसी से नहीं जीती, सिर्फ बीजेपी और इनके जो ऊटपटांग काम हुए हैं उसके कारण कांग्रेस जीतने वाली है। ना वहाँ शिवसेना की चलने वाली है, ना वहाँ पर शरद पवार की अब चलने वाली है। वो शिवसेना शरद पवार जो उनकी सीट बंटवारे करेंगे वो अपने काम उन्हीं में ही कर पाएंगे। और जो मूल रूप से शिवसेना उद्धव जी की थी वो तो अब टूट चुकी है। अब ये खुद ही अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। शरद पवार जी अब उस स्थिति में नहीं आ पाए, उनकी पार्टी उतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि केतु की महादशा में जो पुछल्ले होते हैं ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। यहाँ फिर सीधी फाइटिंग होती है कांग्रेस और बीजेपी की, एक सत्ता में और एक सत्ता के विरोध में। बस दोनों ही स्थिति यहाँ पर बनेगी। तो अभी जो सत्ता में है वो केतु की महादशा में आते आते सत्ता के विरोध में होगा या विपक्ष में बैठेगा, और जो विपक्ष में बैठा हुआ वो अब आगे पक्ष में बैठेगा। तो ये स्थिति वहाँ पर बनने वाली है। और चूंकि महाराष्ट्र की जो कुंडली है, इस कुंडली में नेगेटिव योग बहुत हैं। यदि महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़ दी जाए तो बाकी के उत्पादन की स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं आती है। और कोई ऐसा फर्टाइल व्यक्ति भी वहाँ नहीं आया जिसने महाराष्ट्र की इन सब चीज़ों की या महाराष्ट्र के अंदर छुपी संपदा की कभी कोई कीमत निकाली हो। वो सिर्फ बम्बई से ही मतलब रख के छोड़ देता है। जितने भी मुख्यमंत्री आए सब बम्बई स्टाइल में आए। महाराष्ट्र के बारे में चिंतन करने वाला कोई नहीं आया। लोगों को जोड़ने के लिए शरद पवार जी बहुत अच्छे रहे कि महाराष्ट्र के लोगों को उन्होंने जोड़ कर रखा। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी और उस कारण से वो अपनी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बचाने में सफल भी हुए। जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक उन्होंने अपनी एक स्थिति को मेंटेन करके रखा। बीजेपी वहाँ धीरे से एंट्री की और जो उनका बल है उसके थ्रू धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। तो अभी भी यहाँ जो स्थिति बन रही है वो स्थिति भी मूल यही बनती है कि इस केतु की महादशा में कांग्रेस को विशेष फायदे के योग बनते हैं। बीजेपी की यहाँ पर स्थिति बहुत बेहतर दिखाई नहीं देती है और आने वाले समय में बीजेपी को आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। और अब इसमें मैं बात करता हूँ कि जो पुछल्ले दल हैं, जैसे उद्धव ठाकरे जी हैं, शिंदे हैं, अजित पवार है और शरद पवार है, इनको अपने आप को बढ़ाने के लिए भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से काम करने होंगे, तब जाकर कहीं ये लोग अपना वजूद बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं होगा। और वजूद इसलिए बचना चाहिए कि देश में तरक्की के लिए छोटे दलों का बहुत बड़ा योगदान होता है। छोटे दल होते हैं, छोटी छोटी बातें उनके पास होती हैं और वही बातें देश की तरक्की के काम आती हैं। एक समय वो था जबकि सरकार और आतंकवादी और अपराधी और सब साथ हुआ करते थे। सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त था इन दाऊद बाउद जैसे लोगों के लिए, लेकिन बाला साहब ठाकरे अकेले ऐसे थे जो इनके विरोध में आते थे। यदि बाला साहब नहीं होते तो आज पूरी मुंबई और पूरा महाराष्ट्र इन्हीं आतंकियों के कब्जे में हो गया होता। तो ये छोटे दल की बहुत बड़ी भूमिका है कि उन्होंने उस जड़ को पकड़ा और जड़ पकड़ने के बाद अपने आप को धीमे धीमे मजबूत करके रखा और वहाँ तक वो पहुँच गए। मराठाओं की स्थिति नेगेटिव थी, मराठा किसानों की स्थिति नेगेटिव थी। उस नेगेटिव स्थिति को पकड़ कर रखा शरद पवार जी ने। उस मूल चीज़ को समझा, वहाँ के उत्पादन को समझा। हालांकि ये अलग है कि उन्होंने फैक्ट्री खोल के उसका मजा अकेले ही लिया, परंतु फिर भी लोगों को समझा, लोगों को बनाया, लोगों को आगे बढ़ाया, काम करने का तरीका सिखाया। क्योंकि स्वतंत्रता तक गुलामी के बाद तो व्यक्ति बैल जानवरों की तरह रहता था, उसको समझ में नहीं आता था क्या करना क्या नहीं करना। उस गुलामी से मुक्त होने में उसको 50-60 साल लग गए। तो ऐसे लोगों को उभारना, ऐसे लोगों को मनुष्यता सिखाना, ऐसे लोगों को अपना वजूद बताना, ये सारे काम शरद पवार जी ने बहुत अच्छे किए। यही कारण है कि आज भी शरद पवार जी वहाँ पर पूजे जाते हैं। स्वाभाविक है कि यदि पिता होगा तो अपने पुत्र को ही आगे बढ़ाएगा। भतीजे से तो उटपटांग काम कराता है ताकि जेल जाए तो भतीजा जाए, पुत्र गादी पे बैठ जाए। तो वहाँ यही हुआ कि मजीद जी से इन्होंने काम शरद पवार जी ने बहुत कराए, खुद की लड़की को आगे कर दिया। यही हुआ कि संगठन टूटा।
सेम बाला साहब ठाकरे जी के साथ भी ऐसे ही हुआ कि उन्होंने अपने भतीजे को आगे बढ़ाया, भतीजे को सब कुछ किया, बच्चे को गादी पे बैठा दिया, तो वहाँ उनकी दुर्गति हो गई। तो ये दुर्गति की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं जैसे आगे बढ़ते हैं, यदि अपनी उस स्थिति को मेंटेन कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर इनमें फूट पड़ती है और दोनों इसमें डूब जाते हैं। तो अभी का जो सिनेरियो है वो मेरे इतनी सी बात के ऊपर है कि बीजेपी जो अपने सहयोगी दलों को लेकर चलती है, दूसरे दलों में जो तोड़फोड़ मचा कर रखती है, ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है और ये इस चुनाव में नेगेटिव होने जा रहा है। हालांकि अभी जो स्थिति है, बाढ़ की स्थिति, बीजेपी के लिए नवंबर तक का समय ये बहुत बेहतर समय नहीं है। अभी इनको बार बार परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, इसी बीच में चुनाव की तैयारी भी करनी पड़ेगी, सबको संभाल कर भी रखना पड़ेगा। तो अब इनका कठिन दौर शुरू हो चुका है और कांग्रेस का बड़ा आसान दौर है। वहाँ पर कांग्रेस चुप बैठी रहे, अंट संट बयानबाजी ना हो, और ये बयानवीर इनके जो बैठे हुए हैं अध्यक्ष महोदय, इनको थोड़ा सा मुंह बंद करा लें तो स्थिति इनकी बहुत अच्छी आ जाएगी। आधे दिन के बयान देने से हिंदू नाराज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति यदि नहीं रही और शांति के साथ पूरा काम चलता रहा तो कांग्रेस महाराष्ट्र में सत्ता में आने वाली है। और यदि बीजेपी बहुत कुछ उथल पुथल करके बहुत तेज़ी के साथ काम करती है तब बीजेपी की यहाँ पर दाल गल सकती है, अन्यथा योग यहाँ पर बहुत अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। और विशेष रूप से फडणवीस जी की कुंडली में ऐसे बहुत अच्छे योग नहीं हैं, इसलिए उन्हें केंद्र में ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है और नए नेतृत्व को यहाँ पर खड़ा करना बेहतर होगा। वही महाराष्ट्र में बीजेपी के भविष्य के लिए अच्छा होगा, अन्यथा ये स्थिति यहाँ पर नेगेटिव बन रही है। मित्रों, ये था आपके प्रश्न का एक उत्तर कि महाराष्ट्र के बारे में आप कुछ बताएं। तो मैंने जो गृह योग बताए उनसे और जितनी पार्टी थी इनका मैंने आपसे जिक्र किया। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, और बिल्कुल सटीक उसके लिए हम चुनाव का इंतजार करेंगे। फिर मैं वापस एक बार महाराष्ट्र पर वीडियो और बनाऊँगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।